जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को स्वागत है। जिसे हम लोग देखेंगे आज उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि जैसे हम लोग हरियाणा पढ़ लिए, हरियाणा से जो क्वेश्चन आंसर था वो भी पढ़ लिए, तो लोग धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग आज उत्तराखंड तक पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड देवभूमि को कहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत सारा पहाड़ है। उसके बाद पहाड़ के अलावा झील, झरना, दर्रा। उसके बाद देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद गंगा का यहाँ निर्माण होता है, भागीरथी, मंदाकिनी, ये सब जो भी नदियाँ हैं प्रमुख या जो जगह है वो उत्तराखंड में, इसलिए देवभूमि कहा जाता है। देखिए हरियाणा को देवताओं को घर कहता है, घर कहा जाता है, मगर देव देव जो भूमि है, देवताओं को भूमि उत्तराखंड को कहते हैं। तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसे उत्तराखंड में थोड़ा सा पहले देख लेंगे हम लोग। देव उत्तरांचल, ये पहले उत्तरांचल था, और जो कि उत्तर प्रदेश का एक अंग था। उत्तर प्रदेश से ही कटकर उत्तरांचल बना है, उत्तर प्रदेश का ही अंग था, जो कि 9 नवंबर सन 2000 को यह उत्तरांचल के रूप में बना। फिर उसके बाद यह 2007 में उत्तराखंड के रूप में हो गया। इस उत्तरांचल से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। तो हम लोग ये दो चीज़ याद रखेंगे। ये 2009 नवंबर 2000 में उत्तरांचल बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। उसके बाद जनवरी 2007 में यह उत्तराखंड बना। उत्तरांचल से उत्तराखंड का नामकरण बस चेंज हो गया। अब उसके बाद इसको हम लोग देख लेंगे। इसको प्रशासनिक तौर पे दो भागों में बांटा गया, जो कि माने इधर मान लीजिए थोड़ा सा, इधर कुमाऊं रेजिमेंट कहते हैं और इधर गढ़वाल रेजिमेंट कहते हैं। ये दो भागों में इसको बांटा गया है। और यहाँ जिसमें पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ सेना वाला जाने में, सेना वाला की नौकरी में बहुत आसान भी रहती है। पहाड़ पे लोगों को चढ़ना उतरना या उस तरफ फुर्तीला दौड़ना है। यहाँ सेना वाला में जाने में ना होड़ लगी रहती है। जैसे ये पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये दो तीन थोड़ा इस सेना में जाने के लिए सब भी जगह हो चुका है, मगर इधर थोड़ा अधिक लोगों को लगा रहता है सेना में जाने के लिए। तो एक सोमनाथ शर्मा जो थे वो कुमाऊं रेजिमेंट के थे। और जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो पाकिस्तानी ने उधर कश्मीर में माने जैसे आतंकी और सेना दोनों अपना भेज दिया। तो इधर के सेना जब जाने गया था उधर, तो ये सोमनाथ शर्मा जी भी बोले कि हम भी जाएंगे। तो इनको उस समय इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो प्लास्टर हो गया था। तो आप इनसे बड़े जो अधिकारी थे, ये खुद मेजर थे, तो इनको माने इनका जो बड़ा अधिकारी था, तो इनसे बड़े जो अधिकारी लोग थे, तो कहे कि नहीं, आप युद्ध करने लायक नहीं है, क्योंकि आपका हाथ ही जो प्लास्टर है, तो आप क्या यूज करेंगे, आप बन जाइए, आप रेस्ट करिए। तो ये कहे कि नहीं हम जाएंगे। तो उनसे नहीं बोले, फिर अपने से थोड़ा सा जो ऊंचे के कर्नल वर्नल थे, तो उनसे कहे कि नहीं हम जाएंगे, हमको आप आज्ञा दीजिए, चाहे आदेश दीजिए, चाहे हम जो भी। तो इनको आज्ञा लेकर कोई भी कहते थे कि ठीक है आप जाइए, जो आप चाह रहे हैं। तो ये चले गए। तो जिसे कहेंगे अब आप करेंगे क्या, आप तो कहेंगे भाई हम, जिसे सेना जब युद्ध करेगी, तो सेना के जो भी सेना की माने जो राइफल में गोली कम होगी, या जब तक वो राइफल में गोली भरेंगे तब तक हम गोली भर देंगे, अपना वो चलाते रहेंगे, हम गोली भर के देंगे, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तो भाई ठीक है जाइए भाई, जब आपको सेना देश के प्रति इतना सेवा करने की हुआ है, आप जाइए। इनको चले गए अपना। तब जब सेना उधर फायर कर रही थी, तो मरने के लिए तो कमी था नहीं उधर, इतना मरने के लिए तैयार थे सब एक पे एक। तो ये अपना एक सेना भरते थे अपना, जब ये खाली होते थे तो जो डॉक्टर को टपका देते, ये भी टपका, तो अपना दूसरा डॉक्टर को ये भी टपका दिए। फिर आखिरी में जब इनको एक गोला आकर इनके सीने पे ही लग गया और ये शहीद हो गए। तो इनको जैसे मेरे जो सोमनाथ शर्मा जी थे, वो जब शहीद हो गए, तो इनको, क्योंकि देखिए माने उस परिस्थिति में एक हाथ पर भी बहुत माने वीरता दिखाई थी, तो इनको परमवीर चक्र, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। तो एक क्वेश्चन इस उद्देश्य से माने हम इतना समझा दिए कि इसको परमवीर चक्र, जो कि भारत का परमवीर चक्र पहला सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखिए, भारत का परमवीर चक्र पहला सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था दोस्तों। तो ये हम लोग देख लिए कुमाऊं रेजिमेंट के, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के थे, यहाँ दो भागों में बांट दिया गया था। आप जिसे इधर हम देख लेंगे, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड
उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। तो जैसे यहाँ अगल बगल में 3 शहर मिलेगा, एक देहरादून, यहाँ हरिद्वार, यहाँ पर रुड़की। अब ये 3 शहर हम लोग देखेंगे। जैसे तो यहाँ देहरादून देखिए 2-3 चीज के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून पहला देखेंगे तो यहाँ पर जैसे जो एटलस छपता है, एटलस हम लोग पढ़ते हैं, तो एटलस को यहाँ प्रशिक्षण माने होता है, जैसे एटलस में क्या गलत है क्या सही है वो दिखाया जाता है। फिर उसके बाद वन अनुसंधान केंद्र है, जैसे पहाड़ पे कितना पेड़ और चाहे कहाँ हरियाली कम है, चाहे क्या क्या है, तो वन के संरक्षण के लिए वन अनुसंधान केंद्र देहरादून है। इसके जस्ट ऊपर मसूरी है, और ये दोनों पर्यटक स्थल है, जैसे देहरादून, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, ये सब पर्यटक स्थल उत्तराखंड के बहुत ही माने बहुत बढ़िया दृश्य है, बहुत बढ़िया जगह पर्यटक स्थलों में। तो मसूरी जो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है लवसना, जो कि आईएएस के ट्रेनिंग दी जाती है, आईएएस का प्रशिक्षण होता है। जब आप यूपीएससी निकालेंगे, यूपीएससी पास करेंगे, तो आप जब आईएएस बनेंगे तो आईएएस का आपको ट्रेनिंग यही मसूरी से दी जाती है। बताइए कितना बढ़िया एकदम जगह है। तो वहाँ मसूरी से आपको दिया जाता है प्रशिक्षण, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है। तो ये हम लोग 2 चीज़ देख लिए। फिर इधर देखेंगे तो रुड़की है, रुड़की भवन अनुसंधान केंद्र है, जो कि घर जो बनता है तो भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में है, कि जैसे किसमें कौन मटेरियल, कितना मटेरियल देना है, कितना सीमेंट, बालू, गट्टी या छड़ कैसा लगाना है किस भवन में, तो भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की है। और आईआईटी भी है रुड़की में। दो चीज़ हम लोग रुड़की से देख रहे हैं। फिर हरिद्वार यहाँ पर है, तो हरिद्वार में जैसे हरिद्वार कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। भारत में हम लोग को 4 जगह कुंभ मेला लगता है, जो कि बहुत बड़े बढ़िया, 6 साल पे या 12 साल पे भी लगता है, 12 साल पे 2 बार लगता है। तो जैसे अलग अलग सबका समय रहता है, नहीं कि चारों जगह एक ही बार लगता है। तो एक उत्तराखंड में हरिद्वार हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो प्रयागराज, जो कि इससे पहले इलाहाबाद उसका नाम था। और उसके बाद फिर उज्जैन देखेंगे, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उज्जैन, महाकाल की नगरी है। उसके बाद हम लोग नासिक में देखेंगे, महाराष्ट्र में नासिक जो जगह है वहाँ पर लगता है। तो 4 जगह कुंभ लगता है, कुंभ का मेला, तो वही हरिद्वार है। ये गढ़वाल रेजिमेंट का है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक टिहरी है, नई टिहरी है, यहाँ जगह नई टिहरी। तो जैसे नई टिहरी है तो निश्चित है कि कोई पुरानी टिहरी होगी, तभी तो नई टिहरी बना है। तो जैसे यहाँ पर जो था, तो यहाँ पर जैसे इधर से भी पहाड़ था और इधर से पहाड़ था, दोनों तरफ से पहाड़ था, और बीच में भागीरथी नदी आ रही थी। तो जैसे इंजीनियरों ने सोचा कि बहुत बढ़िया एक जगह है और इसी पे हम लोग बांध बना दें। तो जैसे ये दोनों पर्वतों पर बांध बना दिया गया, और ये बीच में जैसे भाई बांध बन गया तो दोनों तरफ पहाड़, एक पूरा पानी भर गया। जो टिहरी थी वो तो चला गया, ऐसा नहीं था। जैसे माने उससे पहले उसको माने सब खाली करवाया गया, जो लोगों को व्यवस्थित रूप से कहीं और रखा गया, तब उसके बाद इसमें बांध बनाया गया और एक टिहरी बांध हुआ। इसी से थोड़ा सा से ये माने यहाँ थोड़ा सा नहर भी निकलता है, टिहरी बांध। ये टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 255 मीटर ऊंचा है। ये टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 255 मीटर ऊंचा है। और इसी के जैसे सपोर्ट में एक कोटेश्वर बांध, 2 बांध माने यहाँ पर है। एक छोटा सा जैसे कोटेश्वर बांध है, एक टिहरी बांध है, एक कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध यहाँ पर है और एक टिहरी बांध है। 2 बांध यहाँ पर, और एक नहर, जैसे ये नहर है, बांध नहीं है, ये नहर है, ये बांध है। तो ये 2 बांध हो गए इसे। तो एक इसको सपोर्ट के लिए, और एक अर्ध पिलर पे है। जैसे देखिए हम लोग पढ़े थे हिमाचल प्रदेश में जो कि भाखड़ा नाम बांध है, वो पिलर पर नहीं है, वो अर्ध पिलर, वो गुरुत्वीय बांध है जैसे, और ये अर्ध पिलर पर है। और जैसे वो जैसे जो गुरुत्वीय बांध है वो 225 मीटर ऊंचा है और 255 मीटर ऊंचा है। जिसे पूछता है भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी बांध। और वही कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि भारत का गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा कौन है, तो गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा ये टिहरी बांध है, ये भाखड़ा नाम बांध। क्योंकि देखिए जो कि पिलर जो बनता है, तो पिलर को जैसे इधर यहाँ एक पिलर बना दिए, फिर यहाँ एक पिलर बना दिए,
फिर यहाँ से करके पिलर बना दिए, 2-3 पिलर से पिलर बना दिए। फिर इसके ऊपर इसी में दीवार टाइप के अपना बना दिया। तो ये पिलर की सपोर्ट से, दीवार की सपोर्ट से बांध को पूरा आड़े रहता है पानी को। और गुरुत्वीय बांध का मतलब होता है कि यहाँ दीवार बना दिए, फिर इधर से खूब पत्थर ईटा बालू जो भी है खूब इधर से भर दिए, फिर इधर से भी भर दिए ये दीवार बनाकर कि दोनों को सपोर्ट से बीच में दीवार को रख दिया, ना इधर आने देगा ना उधर जाने का। तो गुरुत्वीय बांध हो गया। अब पिलर पे जो कि आधे पिलर पर तो पिलर खड़ा करके बनाया जाता है, तो टिहरी बांध जो है वो पिलर पे, और ये गुरुत्वीय जो भखरा नागर बांध है वो गुरुत्वीय बांध है, ये पिलर पे नहीं है। तो जैसे विशेषण लगा, जैसे मान लीजिए विशेषण है, आपको जैसे सबसे भारत का टिहरी बांध, जैसे साधारण पूछ लेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। अब जब विशेषण उसमें लगा देगा कि भारत का गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो आप भखरा नागर बांध मौजूद है। जैसे आपको मान लीजिए जैसे किसी उदाहरण में, जैसे आपको 10 लड़के हैं या 10 लड़की है, तो उसमें से कोई 8 फीट का लड़का है, और तो उसमें से पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो भाई 8 फीट का लड़का है। अब लड़की सब 5 फीट की हाइट है, तो जैसे उसमें लड़की पूछ लेगा कि लड़की में सबसे कौन बड़ी है, तब तो लड़का 8 फीट का हो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लड़की के बेट पर बात हो रहा है। तो लड़की 5 फीट पे है, 6 फीट 5 फीट 4.5 फीट है, तो सबसे बड़ी वही लड़की ही हो जाएगी। तो उसी तरह लड़का का कोई मतलब ही नहीं रहा, ये चीज होती है। तो जैसे विशेषण लगा दिया गुरुत्वीय बांध कौन है, तो भखरा नागर बांध है, जो कि ये सतलज नदी में है, और ये जो भागीरथी नदी पे है। तो हम लोग इसके बारे में दोनों को देख लिए। अब उसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर टीनाई टियर के बारे में हम लोग देख लिए। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर है नैनीताल, यहाँ पर नैनीताल है, यहाँ रानीखेत है। तो रानीखेत कोई मशहूर नहीं, नैनीताल है, जो कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय रानी नैनीताल में है। अब इससे हम इसी बगल में हम लोग देखेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कि 1936 में बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसको हम लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये चीज हर वक्त लगभग एग्जाम में पूछ लेता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, कभी ये पूछ लेगा जो कि उत्तराखंड में है, और कभी ये पूछ लेता है कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ये 2 क्वेश्चन इससे बनता है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था, जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। ये हम लोग देखिए। फिर उसके बाद जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ गोपेश्वर मिलेगा, यहाँ पर गोपेश्वर मिलेगा, जो कि गोपेश्वर जो है वो गोपेश्वर को चौमोली भी कहते हैं। और चौमोली 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जैसे कि चौमोली जो है वो फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। तो चौमोली जो है वो फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है, और बहुत ही माने सुबह में दृश्य अच्छा लगता है वहाँ देखने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ और बीच में फूल माने खिला हुआ है, रंग बिरंगा, तो कितना अच्छा लगेगा, खुशबू भी आएगा और दिखेगा भी बढ़िया। तो फूलों की घाटी। और उसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि यहाँ पर चिपको आंदोलन चालू किए थे, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे यहाँ यहीं से चिपको आंदोलन चालू किए थे, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए। इन्होंने अपना जब पेड़ जो कट रहा था तो पेड़ को धा के लोग माने चिपक गए थे कि पेड़ नहीं काटने दे रहे थे, तो ये लोग ये चिपको आंदोलन यहीं से चालू हुआ था, जो कि बहुत बढ़िया था। देखिए यहाँ उत्तराखंड और राजस्थान, यहाँ पर्यावरण के लिए बहुत लोग सजग है। इधर हम लोग की तरफ देखेंगे तो पर्यावरण मतलब पर्यावरण क्या होगा, ऐसा ही लोग कहते हैं पर्यावरण मतलब बोला था, मगर इधर के लिए बहुत लोग पर्यावरण अच्छा है, भविष्य के लिए पर्यावरण को बनाए रखना बहुत बढ़िया चीज है। तो गोपेश्वर। अब इधर देखेंगे तो बद्रीनाथ, फिर इधर केदारनाथ, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये जैसे जो 2 जगह है बद्रीनाथ और केदारनाथ, बाबा भोले के लिए भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं। ऐसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि भगवान सभी जगह रहते हैं, पर माने मेन रूप से कह सकते हैं तो भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ इनका निवास स्थान है। ये हम लोग देख लिए। बद्रीनाथ केदारनाथ यहाँ से 2 क्वेश्चन जो बन रहा था वो हम लोग देख लिए। फिर उसके बाद इधर जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ जैसे एक कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग,
देवप्रयाग। 3 प्रयाग एक लाइन से मिलेगा, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ये प्रयाग हम लोग याद करेंगे। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो रामगंगा नदी के तट पे है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास कौन नदी बहती है, चाहे किस नदी पे है, तो रामगंगा नदी है। तो हम लोग ये देख लिए इसको यहाँ पर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक, अब हम लोग दर्रा के बारे में कुछ देख लेते हैं। उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रा है, 3-4 दर्रा है उत्तराखंड में, जो कि यहाँ पर एक है लेपुलेख दर्रा। ये लेपुलेख दर्रा 3 देश को टच करता है। जैसे एक तो भारत है, ये उधर नीचे नेपाल है और उधर चाइना है। तो इसको ड्राई पास करते हैं। 3 देशों को जो दर्रा टच कर रहा है तो उसको ड्राई पास करते हैं। और यहीं पर जैसे 2 चीज था कि एक जैसे यहाँ पर लिम्पिया धुरा और काला पानी, इससे कुछ दिन पहले विवाद था भारत और नेपाल से, जिससे बहुत कम चला, ठीक हो गया, वर्तमान में कुछ नहीं है वो सब चीज। तो लिम्पिया धुरा और काला पानी पे क्यों विवाद था, जिसमें केपी शर्मा ओली थे वहां के, और वो जिसमें चाइना के जो राजदूत थी महंगाई करके, महंगाई नाम था उनका, तो उनका बात बहुत सुनते थे। और तो दूसरे ने कि अपने विवेक से काम नहीं करेंगे और दूसरे के विवेक से काम करेंगे तो जरूर गलत काम करेंगे। इसलिए अपना भगवान विवेक दिया है काम अपने के लिए करने के लिए, अपना विवेक जब है तो क्यों दूसरे के विवेक का सहारा लें। तो उनका बात सुनकर इनको थोड़ा जैसे हो गया। अभी जैसे ना दूसरा चीज ये भी हम कह सकते हैं, जैसे देखिए ये अपने को ना जनता को, जैसे अपने नेपाल की जनता को, माने अपने को अच्छा दिखने के लिए ना नेपाल की जनता को कहेंगे नहीं हमारा हम लेंगे। जैसे कोई भी चीज, जैसे हम लोग मान लीजिए फिलहाल जो पीएम है हम लोग मोदी जी और भी लोग जो हैं, तो इसे वो हमको कहेंगे जैसे तिब्बत को हम लाएंगे, तो हम लोग चाहे पीओके को हम लोग वापस ला देंगे, चाहे अक्साई चीन को हम लोग वापस ला देंगे। तो इससे हम लोग जो भारत के देश की रहेगी जनता तो बहुत सपोर्ट करेगी, नहीं ठीक है नहीं। तो उसी तरह ये सोचे कि हम अपना इसको करेंगे और गलत, जिससे कि जो सही चीज है उसको तो अच्छा लगेगा, ठीक है। पीओके हम लोग था तो पीओके को वापस तो अलग चीज है, ठीक है। जो भी है, हम लोग पूरा पाकिस्तान में है तो अफगानिस्तान पूरा है, तो हम लोग इसमें तो कोई वो चीज नहीं। तो जैसे हम लोग ये था तो माने अब इसको तो ये तो इसीलिए माने उनको जैसे तो भारत स्वामित्व देश है तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया कि जैसे ये आए हैं थोड़ा बहुत अपना लकड़ा कर अपने से शांत हुए, तो ये अपने से शांत हुए, यहाँ पर कोई वो नहीं था। तो इसको लेपुलेख दर्रा है, ड्राई पास, इसको ड्राई पास कहते हैं, इतना हम लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद जैसे इधर है, फिर धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, ये 3 धारा इधर है। तो जैसे हम लोग देखेंगे उत्तराखंड में देवभूमि है ही है, नदी भी बहुत सारे निकलती है, उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो निश्चित है कि जब इतना सारा रहेगा तो वहाँ धर्म है, अगर धर्म है तो नीति है, अनीति है तो माना है। धर्म के नीति आप लोग मानते रहिए इसी में आप लोग का भलाई है, साथ साथ मेरा भी भलाई है, जो कि धर्म का नीति है मानना चाहिए। धर्मा नीति माना, इस तरह से हम लोग ये तीनों याद कर लेंगे। और लेपुलेख दर्रा तो हम लोग याद ही कर लें, जो कि इसको ड्राई पास भी कहते हैं। और काला पानी लिम्पिया धुरा इसको कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग इतना चीज से उत्तराखंड से हम लोग देख लिए। अब उत्तराखंड से थोड़ा हम लोग नदी के भी बारे में पढ़ लेंगे। पंचप्रयाग भी उत्तराखंड में है, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में ये जरूर पूछता है। और हम लोग बांध के बारे में पढ़ लिए थे, कोटेश्वर बांध, जैसे टिहरी बांध है, इसके सपोर्ट के लिए कोटेश्वर बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 255 मीटर ऊंचा है। और गुरुतीय बांध पूछ देगा तो भाखड़ा नागर बांध है, जो कि 225 है। ये हिमाचल प्रदेश में है सतलज नदी पर, और एक उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पे। तो हम लोग ये देख लिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नदी, क्योंकि उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, जो कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ये 5 प्रयाग उत्तराखंड में है। जैसे उत्तराखंड में एक संतों का हिमालय है, जैसे उत्तराखंड वहाँ पर हिमालय की बहुत बड़ा है, हिमालय का है वहाँ, जैसे बर्फ का बड़ा ग्लेशियर, तो वही जहाँ बर्फ रहता है वहाँ से नदी निकलती है। तो वहां से नदी जब निकलती है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे संतों का हिमालय है बीच में,
संतोपथिमानी से दो नदी निकलती है दोस्तों, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इससे संतोपथिमानी हो गया, यहाँ से दो नदी निकलती है, इधर से विष्णु गंगा और इधर से धौली गंगा, दो नदी निकलती है संतोपथिमानी से। हिमानी भी लिख दे रहे हैं हम लोग, बस आगे हिमानी, संतोपथिमानी से दो नदी निकलती है। संतोपथिमानी से दो नदियां निकलती हैं, जो कि एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा, दोनों का यहाँ संगम होता है। दोनों को, जिसे दो नदी को मिलना संगम कहलाता है। तो जैसे देखिए, अब इधर धौली गंगा है, इधर धौली गंगा है, ये धौली गंगा है और ये विष्णु गंगा है। एकदम आसान भाषा में हम लोग इसको स्मरण कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज। ये विष्णु गंगा है। अब दो नदी संतोपथिमानी से निकलती है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। दो नदी जो है वो संतोपथिमानी से निकलती है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। अब ये दोनों के संगम को हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं। प्रयाग का मतलब ही होता है माने नदी को मिलना, विष्णु प्रयाग कहते हैं इसको हम लोग। तो कितना आसान रहा, जैसे विष्णु गंगा धौली गंगा, तो विष्णु गंगा मैंने विष्णु तो है विष्णु गंगा, उसी के नाम पर पड़ गया विष्णु प्रयाग। अभी जब दो नदियां की गहराई बराबर हो जाती है दोस्तों, तो उसको अब नाम अलग रखना पड़ता है। जैसे अब जो दो लोग जब मिल रहे हैं, तो दो लोगों को मिलना एक जगह पे, तो फिर दोनों लोगों को नाम अलग रखा जाता है। तो अभी दोनों लोग नदी मिल रही है एक जगह, तो अब इसको इसका नाम चेंज कर देंगे हम लोग, तब इसका नाम हो जाएगा अलकनंदा। अब अलकनंदा इसका नाम हो गया। तो जो दो नदियां जब मिल गई आपस में, तो इसको अलकनंदा हो गया। अब उसके बाद इधर से एक नंदाकिनी आती है। ये नंदाकिनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर जैसे हम लोग जो 5 प्रयाग देखेंगे हम लोग, तो इसलिए 5 प्रयाग के देखने की सीक्वेंस लिए हम इसको नंदाकिनी नदी भी ले लिए। नंदाकिनी नदी, अब ये नंदाकिनी नदी जब मिलती है तो नंद प्रयाग हो जाता है। अब ये नंदाकिनी नदी जब मिलती है तो नंद प्रयाग हो जाता है, ये नंद प्रयाग हो जाता है। तो विष्णु प्रयाग हम लोग देख लिए, फिर नंद प्रयाग देख लिए। अब ये अलकनंदा जो नदी आ रही है, अब इसका गहराई इस नंदाकिनी से अधिक है, तो ये अलकनंदा ही नदी आती आएगी। ये नंदाकिनी, अब यहाँ इसको प्रयाग कहेंगे, जैसे जो अब ये दोनों का संगम को प्रयाग कहेंगे। दो नदी को मिलना ही संगम है, और उसी को संगम को ही प्रयाग कहते हैं हम लोग। तो नदी, तो नंदाकिनी जहाँ मिलती है वो नंद प्रयाग हो गया। उसके बाद इसे देखेंगे हम लोग, फिर तो इधर से पिंडार नदी आती है, इधर से पिंडार नदी आती है, पिंडार नदी। दोस्तों एकदम बहुत कंसेप्ट से समझिएगा इसको, और एकदम याद करिएगा, और एकदम स्मरण बना के इसको रखा जाएगा, क्योंकि इसको भुलाने की चीज नहीं है। और एक बार इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो ये भूलेगा भी नहीं, मेरा ये गारंटी है। ये तो यहाँ पर ना कर्ण प्रयाग बन जाएगा, जब ये दोनों को संगम होता है यहाँ पर, तब तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा। जब पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है तो कर्ण प्रयाग हो गया, पिंडार नदी जब मिलती है तो कर्ण प्रयाग हो गया। तो हम लोग 3 प्रयाग के बारे में देख लिए। संतोपथिमानी से दो नदियां, विष्णु गंगा धौली गंगा, दोनों को संगम को प्रयाग विष्णु प्रयाग कहेंगे। फिर उसके बाद नंदाकिनी नदी मिलती है, नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को नंद प्रयाग कहेंगे। फिर उसके बाद जब पिंडार नदी मिलती है, पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम को कर्ण प्रयाग कहेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आएगी इधर से मंदाकिनी नदी आती है, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। अब जब मंदाकिनी नदी आती है तब ये रुद्र प्रयाग बन जाती है। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है तो ये रुद्र प्रयाग हो जाता है। ये रुद्र प्रयाग हो गया।
जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग हो गया। इस प्रयाग को रुद्रप्रयाग कहेंगे हम लोग। अलकनंदा और मंदाकिनी को रुद्रप्रयाग कहेंगे। फिर ये अलकनंदा है नदी चली आती है, क्योंकि इसे जो भी मिल रहा है नदी इसमें, तो वो नदी जो भी मिल रही है ना, तो वो गहराई उसका अलकनंदा से कम है, इसलिए उस नदी का कोई महत्व रहा नहीं जा रहा है। बस जहाँ मिल रहा है वहाँ संगम हो रहा है, उस संगम का जो नाम है उस नाम को हम लोग महत्वपूर्ण रखेंगे। तो जैसे अभी हम लोग देखिए, फिर उसके बाद इधर से भागीरथी नदी आती है, यहाँ से फिर भागीरथी नदी आती है। भागीरथी नदी आती है यहाँ से। जब भागीरथी नदी आती है तब यहाँ पर देवप्रयाग बन जाता है। यहाँ दोनों अलकनंदा और भागीरथी नदी को संगम को देवप्रयाग कहेंगे। अब दोस्तों देखेंगे, जब अलकनंदा और भागीरथी की जब संगम होता है, अब यहाँ से गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। गंगा नदी का, क्योंकि इससे ना अब यहाँ पर जब आई नदी आया, दोनों का ना, अब यहाँ पर गंगा का निर्माण हुआ। अब इसलिए गंगा का निर्माण कि दोनों, जैसे अलकनंदा और भागीरथी को दोनों का गहराई सेम रहा। अब जब दोनों को गहराई सेम हो गया तो कोई ना कोई नाम देंगे हम लोग, तो इसीलिए इसको नाम गंगा पड़ गया। तो गंगा निकलती नहीं है, गंगा बनती है, जो कि देवप्रयाग, जहाँ जो अलकनंदा और भागीरथी के जहाँ संगम हो रहा है देवप्रयाग, वहाँ से गंगा बनती है। अब निकलती, जिसे हम लोग कहते हैं गंगा कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, तो गंगा निकलती नहीं है यमुनोत्री से, गंगा बनती है, भागीरथी निकल कर आती है उधर से, और यहाँ जब दोनों को संगम हो जाता है तो गंगा बन जाती है। तो इससे हम लोग ये देख लिए, विष्णु प्रयाग, देखिए 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जैसे 5 प्रयाग। और भगवान की कृपा से आप लोगों को जल्दी नौकरी लगे, कहीं भी सेटलमेंट हो जाए, जो भी आप इस नौकरी की वजह से पढ़ रहे हैं, और उसके बाद अपने फैमिली के साथ, माँ बाप, परिवार, भाई बहन, पत्नी के साथ जाइए और ये आप 5 प्रयाग के तीर्थ करके जरूर आइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों चीज पूछ लेता है, 5 प्रयाग तो पूछ ही लेगा, फिर उसके बाद जो नदियां जहाँ मिल रही है ना उसको भी पूछ लेता है कि बताइए पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब इसको समझने के लिए पहले हम लोग प्रयाग देख लेंगे। तो संतोपतिमानी से 2 नदियां, धौली गंगा, विष्णु गंगा, और दोनों को संगम को प्रयाग, विष्णु प्रयाग हो गया। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो नंदाकिनी नदी आएगी, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा जब मिलेगी तो उसको हम लोग, नंदाकिनी और अलकनंदा मिलेगी तो नंद प्रयाग हो जाएगा। फिर उधर से इधर से पिंडार नदी आएगी, तो पिंडार नदी जब आएगी तो पिंडार नदी को हम लोग, पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम को कर्ण प्रयाग कहेंगे। फिर उसके बाद जब मंदाकिनी आएगी तो मंदाकिनी और मंदाकिनी नदी, और उसके बाद मंदाकिनी जब मिलेगी, अलकनंदा मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा। फिर उसके बाद जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तो वहाँ देव प्रयाग हो जाता है, और वहीं से गंगा का निर्माण होता है। गंगा की जो कि बहुत निर्मल है, और गंगा को हरिद्वार में देखेंगे तो आपको जितना माने मिनरल वाटर नहीं साफ होगा, उतना हरिद्वार में गंगा माने पवित्र और एकदम साफ हो गया, माने एकदम पूछिए मत कितना निर्मल वहाँ पानी है। और इधर तो कुछ, गंगा सबसे अधिक गंगा कानपुर से होती है, गंगा जो कि कानपुर में इतनी बड़ा फैक्ट्री है, सब सारी फैक्ट्री के पानी गंगा में मिला देते हैं बिना साफ की, और कहते हैं लोग गंगा साफ करो। अरे यार गंगा क्यों साफ करो, गंगा में जो पानी जा रहा है उसको मन जाने दो, चाहे वो भेज रहे तो उसको साफ करके भेजो, गंगा अपने से साफ हो जाएगी। तो हम लोग ये देख लिए, जिससे हम लोग इसको थोड़ा एक बार देख के देखेंगे। संतोपतिमानी से 2 नदियां, धौली गंगा, विष्णु गंगा, दोनों को संगम को विष्णु प्रयाग कहेंगे। अब उधर से निकलती है नदी, दोनों को संगम, अब यहाँ से नाम की दोनों बराबर हो जाता है, तो फिर यहाँ पर अलकनंदा नदी बन जाती है, तो अलकनंदा आती है। फिर इधर से नंदाकिनी आती है तो नंद प्रयाग हो जाता है, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंद प्रयाग कहेंगे। फिर इधर से पिंडार नदी आती है तो पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम को कर्ण प्रयाग कहेंगे। फिर उधर से मंदाकिनी आती है तो मंदाकिनी और अलकनंदा को रुद्र प्रयाग कहेंगे।
फिर उसके बाद भागीरथी आती है, और भागीरथी और अलकनंदा को देवप्रयाग कहें दोनों को। उसके बाद गंगा का निर्माण हो जाता है। यहाँ नीचे हरिद्वार शहर है। इसे हम लोग अब देख रहे हैं। देखिए जब विष्णु भगवान होते हैं तो भाई विष्णु भगवान माने नंद प्रयाग, तो नंद के पुत्र जो कृष्ण थे वो विष्णु के ही अवतार थे। राम और कृष्ण दोनों ही माने, ऐसे तो वासुदेव के पुत्र कृष्ण है, पर नंद के घर पले बढ़े तो भाई नंद पुत्र भी कहा जाता है। तो विष्णु पर विष्णु जी के ही माने दोनों रूप माना जाता है कि नंद कृष्ण और राम। उसको है जैसे विष्णु, अब भाई भगवान विष्णु के कान में कुंडल जरूर रहता है। उसके बाद उनके गले में रुद्राक्ष बहुत सारा रहता है। जब रुद्राक्ष और कुंडल उन्होंने पहनेंगे तब देवता के स्वरूप होंगे। तो जब विष्णु जी कर्ण धारण कर लिए कान में और रुद्राक्ष की माला धारण कर लिए, तब देव के स्वरूप हो गए, देव प्रयाग में आ गए। तो हम लोग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये 5 प्रयाग हम लोग देख ली, जो कि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब हम लोग 5 प्रयाग भी देख लिए। उसके बाद जो कि नदियाँ नदियाँ कोई बहुत नहीं है, क्योंकि अलकनंदा तो एक ही है जो कि बन रही है अलकनंदा। और जैसे शुरू ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले 2 गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, 2 नदी है। फिर उसके बाद एक मंदाकिनी है, इधर पिंडार है, फिर इधर मंदाकिनी है, भागीरथी है। बस तो मंदाकिनी, पिंडार, 2 नदी हो गया। और फिर उसके बाद भागीरथी और मंदाकिनी 4 नदी हो गया। ऊपर 2 6 नदी हो गया। 6 नदी को नाम याद में करना कौन बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद 5 प्रयाग, जहाँ प्रयाग मिल रहा है वहाँ आसानी से नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर है। तो हम लोग दोस्तों इसी तरह याद कर लिए, और इसको 1-2 बार हम लोग देख लेंगे। इसी तरह से 1-2 बार बना भी देंगे ना, तो तब आसानी से आप लोगों को समझ बन जाएगा और याद भी हो जाएगा। मिलेंगे और फिर अगले वीडियो में से जो क्वेश्चन आंसर बन रहा है मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दे दूंगा। फिर अगले राज्य पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में।